सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। विशेषकर पलवल, फरीदाबाद, मेवात और रेवाड़ी में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पूरे राज्य में अभी भी औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के बाकी दिनों में मानसून की सक्रियता से यह कमी पूरी हो सकती है। हालांकि तापमान अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र मलिक को अंडमान निकोबार में राज्यपाल बनाने का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में करनाल नेवल कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के इंस्पेक्टर मनवीर सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 8 दिन के रिमांड पर लिया है। सुरेंद्र मलिक के बेटे ने शिकायत में बताया कि इस धोखाधड़ी के कारण उनके पिता सदमे में आ गए और 9 जून 2023 को उनका निधन हो गया। राजस्थान के भिवाड़ी में अलकायदा के आतंकियों का एक ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया है। ये आतंकी पिछले 1 हफ्ते से यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक कॉलोनी में किराए पर कमरा लिया था। उन्होंने मकान मालिक को बताया था कि वे एक कंपनी में काम करते हैं। पैसों के लालच में मकान मालिक ने बिना किसी सत्यापन के उन्हें कमरा दे दिया। आतंकी कमरे में अधिकतर बंद रहते थे और आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करते थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 23 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की जगह लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 4 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट पक्के हो गए हैं, जबकि 2 मंत्रियों रणजीत सिंह चौटाला और डॉक्टर कमल गुप्ता के टिकट खतरे में हैं। 7 राज्य मंत्रियों में से 5 को फिर से टिकट मिलेगा, लेकिन सीमा त्रिखा और असीम गोयल के टिकट पर संशय बना हुआ है। बीजेपी अपनी पहली उम्मीदवार सूची 27 अगस्त के बाद जारी कर सकती है। हिसार के नारनौंद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक राकेश की शिकायत पर पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राकेश को 25 अगस्त की रात कुछ युवकों ने घर से बुलाकर लाठीडंडों से पीटा था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे राजवीर ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उसके पिता को धमकाया था कि वे उन्हें नारनौंद में नहीं रहने देंगे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हिसार के सेक्टर 14 में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार एक महिला अध्यापिका, उनकी 6 वर्षीय बेटी और उनके किराएदार के बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में सभी घायल हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार स्कूटी को टक्कर मारने के बाद पलटी हुई दिख रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी 2 दिन की मासूम बच्ची को एमडीडी बाल भवन के पालना घर में छोड़ दिया। यह घटना समाज में मातृत्व के प्रति सवाल खड़े कर रही है। 2014 से अब तक इस पालना घर में 19 बच्चे छोड़ दिए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। सोनीपत के बागड़ू गांव में रविवार रात शराब के ठेके के पास हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नरेश के रूप में हुई है, जो सिंचाई विभाग में कार्यरत था। पुलिस के अनुसार नरेश और उसके दोस्त सोमवीर पर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने शराब की बोतल से नरेश पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना में नरेश का दोस्त भी घायल हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। हरियाणा के पलवल में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतका के पिता का आरोप है कि दहेज में 2 लाख रुपए न मिलने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
मृतका की शादी को 1.5 महीने ही हुए थे और शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पलवल के हसनपुर खंड में आज एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस हादसे में करीब 40 बच्चे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर के कारण बस अनियंत्रित हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। पुलिस को अभी तक इस घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के जे टावर में रहने वाले 8 परिवारों को बिल्डर ने फ्लैट खाली करने की चेतावनी दी है। कंपनी ने 27 अगस्त से लिफ्ट और 30 अगस्त से बिजली बंद करने का फैसला लिया है। IIT दिल्ली और जिला प्रशासन द्वारा टावर को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद अधिकांश परिवार पहले ही फ्लैट खाली कर चुके हैं। बिल्डर का कहना है कि जो परिवार अभी भी फ्लैट में रह रहे हैं, उन्हें 6 महीने का किराया और स्थानांतरण शुल्क दिया जाएगा। गुरुग्राम के दौलताबाद फ्लाईओवर पर मंगलवार शाम एक कार में अचानक आग लग गई। घटना के समय कार में सवार चालक बाल बाल बच गया। कार में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना के कारण फ्लाईओवर पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। फरीदाबाद जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में 3 नए डेंगू के मामलों की पुष्टि की है। अब तक जिले में डेंगू के कुल 18 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को घरों के आसपास जमा पानी में सरसों का तेल डालने की सलाह दी जा रही है, ताकि मच्छरों के लार्वा पनप न सकें। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा मिलने पर 950 लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। हिसार के अग्रोहा के लांधड़ी गांव के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में सिवानी बोलान निवासी प्रवीण और उनकी पत्नी मोनिका की मौत हो गई। दोनों बाइक पर हिसार अस्पताल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रवीण और मोनिका की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के एफिनिटी मॉल में आज शाम लगभग 5 बजे आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल नुकसान का सही आंकड़ा पता नहीं चल पाया है। कुरुक्षेत्र के 4 युवकों को जर्मनी भेजने के नाम पर बेलारूस में बंधक बना लिया गया है। आरोपियों ने पीड़ितों से लाखों रुपए की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने युवकों को गर्म प्रेस से जलाया और करंट लगाया। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार को कुछ लोगों को गौमांस पकाते हुए पकड़ा गया। गौसेवकों की सूचना पर पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 4 दिन पहले गौमांस पकाया था। पुलिस ने मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। ग्रामीणों ने आरोपियों से झुग्गियां हटाने को कहा है। पुलिस ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मांस किस जानवर का है। हरियाणा में गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। करनाल के इंद्री रोड पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में समोरा गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोमनाथ 50 की मौत हो गई। वे अपनी बाइक से खेड़ी मान सिंह गांव से लौट रहे थे, तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सोमनाथ 10 फीट दूर जाकर गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा को बड़ा झटका दिया है। कमेटी ने तय किया है कि सिटिंग सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सिर्फ प्रचार में भूमिका निभानी होगी। इस फैसले से सीएम पद की दौड़ में भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ हो गया है। सैलजा ने पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश की थी। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद को लेकर सैलजा और हुड्डा के बीच विवाद जारी है, जिससे पार्टी में गुटबाजी भी बढ़ी है। हिसार नगर निगम की नई कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ड्यूटी पर जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। उन्होंने आदेश दिए कि सभी कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में ही ऑफिस आएं। डॉक्टर वैशाली ने कहा कि कुछ कर्मचारी चप्पल और जीन्स में ऑफिस आ रहे थे, जो अनुचित है। इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा। डॉक्टर वैशाली ने 27 अगस्त को कमिश्नर का चार्ज संभाला है और आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हिसार के हांसी में चुनाव आयोग के निर्देश पर पोस्टर हटाने गई नगर परिषद की टीम पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र चहल ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। टीम काली देवी चौक के पास चहल की मार्बल फैक्ट्री पर लगे होर्डिंग को हटाने पहुंची थी। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और माहौल शांत कराया। कांग्रेस नेता, उनके पिता और अन्य 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब और हरियाणा में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट चलाने के आरोपी हिसार के डॉक्टर अनंत राम की अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि कुछ डॉक्टर नैतिकता और चिकित्सा सिद्धांतों से विश्वासघात कर लिंग निर्धारण परीक्षण कर रहे हैं। कोर्ट ने पीएनडीटी अधिनियम के बावजूद ऐसी गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों पर कड़ी नाराजगी जताई। डॉक्टर अनंत राम पर कई अन्य मामलों में भी शामिल होने का आरोप है। फरीदाबाद में हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इस वजह से शहर का ओल्ड अंडरपास करीब 3 घंटे तक बंद रहा। अंडरपास बंद होने से शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई, खासकर नीलम और बाटा फ्लाईओवर पर। नगर निगम की टीम ने अंडरपास से पानी निकालने का काम किया और बाद में यातायात बहाल किया। पिछले साल भी इसी अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बारिश के मौसम में एहतियात के तौर पर अंडरपास बंद करने का फैसला लिया है। पानीपत के समालखा स्थित चैतन्य ग्रुप स्कूल में 2 शिक्षकों ने 12वीं के छात्र मोहित की पिटाई की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया और दांतों में लगे तार टूट गए। छात्र के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर नीरज ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह घटना स्कूल में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान हुई। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र पर कुछ छात्रों ने बाहरी युवकों के साथ मिलकर हमला कर दिया। छात्र को चाकू, कांच की बोतल और डंडों से घायल किया गया। इस घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह घटना कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद हुई है, जिसके कारण देश भर में मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समालखा जाते समय अचानक बैलगाड़ी पर सवार हो गए, जिससे गांव में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री ने अपनी लग्जरी गाड़ी रुकवाई, बैलगाड़ी की रस्सी पकड़ी और बैल हाँकते हुए यात्रा की। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद थे। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
समालखा में भाजपा के रोड शो के लिए निकले मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। देश भर के सभी ईएसआईसी अस्पतालों में पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों के पैसे बचेंगे। ईएसआईसी के 10 मेडिकल कॉलेज और 55 अस्पतालों में यह सुविधा जल्द शुरू होगी, जिससे दवाओं की उपलब्धता आसान हो जाएगी। चिकित्सा आयुक्त की ओर से अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि श्रमिक नेता बेचू गिरी ने चिंता जताई है कि कुछ गंभीर बीमारियों की दवाएं जन औषधि केंद्र में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में अस्पतालों को निजी दवा स्टोर से भी दवाएं खरीदने की अनुमति होनी चाहिए। 1965 की लड़ाई के नायक रिटायर्ड एयर मार्शल डेंजल जोसेफ कीलर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1933 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कीलर ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह लंबे समय से गुरुग्राम के पालम बिहार में रह रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली कैंट में सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। डेंजल कीलर ने 1954 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी और 1965 में पाकिस्तानी फाइटर जेट सेबर को मार गिराया था, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। चरखी दादरी के बाढ़ड़ा कस्बे में गोमांस विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। डीएसपी और थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस और सीआईए टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सतनाली रोड पर स्थित झुग्गियों में पश्चिम बंगाल और असम के परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। मतदान 1 अक्टूबर को ही होगा। चुनाव आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। पहले बीजेपी और इनेलो ने लॉन्ग वीकेंड के चलते तारीख बदलने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। भाजपा ने कहा था कि लंबी छुट्टियों की वजह से मतदान प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि लोग बाहर जा सकते हैं। बावजूद इसके आयोग ने तिथि को यथावत रखने का फैसला किया। पीजीआई रोहतक फार्मासिस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश गोयल के सुसाइड की आशंका है। उनकी स्कूटी और चप्पल नहर के पास मिली हैं और कंप्यूटर में एक नोट भी मिला है। एनडीआरएफ की टीम ने नहर में खोजबीन की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। नोट में 3 लोगों, जिनमें रजिस्ट्रार एच के अग्रवाल भी शामिल हैं, पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रताड़ना से तंग आकर प्रिंसिपल ने यह कदम उठाया। एक दिन पहले भी पीजीआई में उनके साथ हंगामा हुआ था। हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 8 में अंबाला डाक मंडल द्वारा जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी 5/2024 इंच का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति पर आधारित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह ने किया। इसमें 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे स्टैम्प डिजाइन और फिलेटली क्विज में हिस्सा लिया। वर्कशॉप में नई डाक टिकटों को इकट्ठा करने पर जोर दिया गया। हरियाणा के हिसार में एक महिला से 35 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला को ग्रोसरी होलसेल बिजनेस में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर रुपए ऐंठे थे। इससे पहले निखिल गुप्ता नाम के एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार महिला ने 17 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि निखिल और उसके पिता ने उसे ग्रोसरी बिजनेस में निवेश के लिए फंसाया था, लेकिन पैसे लेने के बाद न प्रॉफिट दिया और न ही पैसे लौटाए। चरखी दादरी के गांव रामलवास में अवैध खनन और जल दोहन को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। ग्रामीणों ने 25 अगस्त को पंचायत बुलाकर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी।
इसके बाद एसडीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों ने शिकायत की कि खनन से भूजल स्तर गिर रहा है और पानी खराब हो गया है। एसडीएम ने खनन विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस बैठक में खनन अधिकारी राजेश कुमार, जिला निरीक्षक कोमल कुमार और स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बाइकों का चालान काटा, जबकि इन नेताओं ने हेलमेट नहीं पहना था। चालान की तारीख और स्थान गलत पाए गए हैं, क्योंकि चालान के मुताबिक ये घटनाएं 25 अगस्त की हैं, जबकि उस दिन कोई बाइक रैली फरीदाबाद में नहीं थी। असल में 25 अगस्त को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बाइक रैली के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटा गया। ट्रैफिक पुलिस ने गलती स्वीकार की है और सुधार की बात की है। हरियाणा चुनाव के बीच एड ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें हुड्डा भी आरोपी हैं। आरोप है कि हुड्डा ने सस्ते दामों पर जमीन हथियाने के लिए नगर नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ साजिश की। 6 साल पहले सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ गुड़गांव में भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। इसके अलावा एड ने जनवरी में मानेसर लैंड डील केस में हुड्डा से 7 घंटे पूछताछ की थी। रोहतक के गांव बलियाना में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में मोनिका को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। आरोपी पति विनोद फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि मोनिका को विनोद ने गोली मारी है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधीक्षक 55 वर्षीय सुरेंद्र ने शुक्रवार शाम को भिवानी के तिगराना मोड़ के पास एक नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र, जो कलानौर के निवासी थे, गुरुवार से लापता थे और उनका शव शुक्रवार शाम को पशुचारकों द्वारा पेड़ से लटका हुआ पाया गया। पुलिस को मृतक के पास से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर शराब की बोतल और गिलास भी मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने शराब पी थी। अमेरिका में सड़क हादसे में हरियाणा के करनाल जिले के थारवा गांव के निवासी अमृतपाल सिंह की मौत हो गई। 2022 में अमृतपाल अपनी पत्नी के साथ कर्ज लेकर 80 लाख रुपए एजेंट को देकर डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। वहां वह ट्राला ड्राइवर का काम कर रहा था। हादसे के वक्त अमृतपाल ट्रक में सो रहा था, जब 72 वर्षीय ड्राइवर की झपकी के कारण ट्राला खाई में गिर गया। अमृतपाल की सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने सरकार से अपील की है कि उनके बेटे का शव भारत लाने में मदद की जाए या फिर माता पिता को इमरजेंसी वीजा दिया जाए ताकि वे अमेरिका जाकर अंतिम संस्कार कर सकें। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में शुक्रवार को एक हादसे में डीएसपी मोहम्मद जमाल खान के बेटे खालिद खान 26 की मौत हो गई। खालिद की कार का टायर फटने से वाहन असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे रेलिंग का सरिया उसकी छाती में घुस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद खालिद के शव का पोस्टमार्टम रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली और रेवाड़ी एसपी गौरव राज पुरोहित ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। सनौली के बहरामपुर गांव में शहीद सूबेदार मोहिंद्र कुमार पोसवाल की जयंती पर सीटीएम टीना पोसवाल ने शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों से जातिवाद से ऊपर उठकर देश की एकता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को याद रखते हुए हमें भाईचारे और प्रेम के साथ राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। इस मौके पर कई भूतपूर्व सैनिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मोहित और चंद्र सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि उन्होंने 30 मई 2023 को अजय नामक व्यक्ति का रास्ता रोककर तेजधार हथियार से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने वारदात में प्रयोग किए गए कापा को भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। बहादुरगढ़ के मोहित देशवाल को कोलकाता में आयोजित गोल्डन जुबली नेशनल सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 790 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल मिला। मोहित ने स्क्वाट में 325 किलो और बेंच प्रेस में 195 किलो वजन उठाया। दुल्हेड़ा में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां समाज सेवी दीपक देशवाल ने उन्हें फूलमाला और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। मोहित ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाना है। उनके कोच और टीम के सदस्यों ने इस उपलब्धि में उनका समर्थन किया। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर का अपहरण और हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अवैध संबंधों के शक में सुपरवाइजर नरेश 40 की हत्या की। नरेश, जो झज्जर के छारा गांव का निवासी था और गुरुग्राम में रह रहा था, वो बुधवार शाम मदनपुरी रोड स्थित पब्लिक हेल्थ सेंटर से अगवा किया गया और उसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को बसई से आरोपियों को पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के गुरुग्राम में सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 294.19 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई इस कार्रवाई में भूमि, इमारतें, फ्लैट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें शामिल हैं। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध गतिविधियों और धोखाधड़ी से अर्जित की गई थी। जांच जारी है और अन्य संपत्तियों की भी जब्ती हो सकती है। फरीदाबाद में 23 अगस्त की रात को हाईवे पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने छात्र की कार को गोतस्कर समझकर 18 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और गोलियां चलाईं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें कार सवारों को गोतस्कर समझा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में नाबालिग बच्चों की चुनाव प्रचार में भागीदारी पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम अधिनियम 1986 का पालन करने का निर्देश दिया है। किसी भी रूप में बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी गतिविधियों में बच्चों के उपयोग के खिलाफ यह निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पोस्टर, पंपलेट, नारेबाजी, रैलियां और बैठकें शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि आयोग ने बच्चों की भागीदारी पर शून्य सहनशीलता का संदेश दिया है। यमुनानगर में कृषि योग्य यूरिया की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। सिंह फर्टिलाइजर कंपनी के गोदाम से 876 बैग यूरिया, 1100 खाली तकनीकी ग्रेड यूरिया बैग और 500 खाली स्पेशल श्याम नमक के बैग बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि नमक के बैगों में यूरिया भरकर प्लाईवुड फैक्ट्रियों को सप्लाई की जा रही थी। कृषि विभाग के एसडीओ अजय कुमार की शिकायत पर सिंह फर्टिलाइजर के संचालक के खिलाफ सदर यमुनानगर थाने में केस दर्ज किया गया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। यह निर्णय भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियों के सुझाव पर लिया गया, जो छुट्टियों के कारण कम मतदान प्रतिशत की आशंका जता रहे थे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय की पारंपरिक त्योहारों का सम्मान करते हुए यह बदलाव किया। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24,800 पदों की भर्ती पर रोक लग गई है।
भारतीय चुनाव आयोग ने आचार संहिता के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC को परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप 56, 57, 1, 2 और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट विधानसभा चुनाव के बाद ही जारी होगा, जबकि CET अक्टूबर से दिसंबर के बीच कराने की योजना है। इसके लिए मुख्य सचिव से अनुमति मांगी गई है। हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस पकाने के शक में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटनास्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंबाला के पंजोखरा थाना क्षेत्र के गांव नगला नानकू में 27 अगस्त को 4 आरोपितों ने एक महिला और उसके पति पर घर में घुसकर हमला किया। आरोपितों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और पति की पिटाई की। घटना के दौरान आरोपितों ने घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। सिरसा में सेवानिवृत्त BDPO से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 22 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोफिज उद्दीन, राहुल चौहान, कृष्ण कुमार और विकास शामिल हैं। आरोपियों ने टेलीग्राम पर टास्क पूरा करने का झांसा देकर ठगी की। पुलिस ने अब तक ठगी की 75,000 रुपए की राशि बरामद की है। सिरसा में लॉटरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपी राजकुमार ने लोगों को 300 रुपए में टिकट बेचकर इनाम का झांसा दिया, लेकिन किसी का भी इनाम नहीं निकला। शिकायत मिलने पर पुलिस ने FIR दर्ज की और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में लॉटरी पर रोक होने के बावजूद राजकुमार ने बिना लाइसेंस के टिकट बेचे। पुलिस ने आरोपित से लॉटरी लाइसेंस मांगा, जिसे वह पेश नहीं कर सका। हरियाणा के नारनौल में एक दुकानदार ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, बाल पकड़कर थप्पड़ और घूंसे मारे और उसे जमीन पर फेंक दिया। दुकानदार का दावा है कि बच्चे ने चोरी की थी। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दुकानदार बच्चे को गाली देते हुए दिख रहा है। बाल कल्याण समिति ने बच्चे को ढूंढकर उसके परिजनों से पूछताछ की और परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा। दुकानदार सूर्य प्रकाश का कहना है कि उसने गुस्से में मारपीट की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने JJP नेता देवेंद्र कादियान के DNA टेस्ट का आदेश दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि कादियान उसके बेटे के पिता हैं और उन्होंने विवाह से इनकार किया। कादियान ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए फर्जी दस्तावेज का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि शादी के बाद तनाव के कारण गर्भपात हुआ और कादियान ने बच्चे को अपनाने से इनकार किया, उसे पीटा और घर से निकाल दिया। कादियान ने विदेश जाने और बाद में भारत लौटने के बाद भी महिला के आरोपों को नकारा। कादियान ने कहा कि यह मामला पैसे ऐंठने की साजिश है और वह DNA टेस्ट के लिए तैयार हैं। सिरसा के एलनाबाद न्यायालय परिसर में एक वकील द्वारा जीवन नगर चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की गई। वकील संदीप मिड्ढा ने जमानत को लेकर बहस के दौरान SI पृथ्वी सिंह के साथ मारपीट की। पुलिस ने वकील के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस जांच जारी है। हरियाणा के करनाल में बुढ़ा खेड़ा गांव के निवासी राजेंद्र कुमार के साथ विदेश भेजने के नाम पर 20.30 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी करण जोगा सिंह और राज सिंह ने राजेंद्र को झूठे वादों के तहत भारी रकम वसूली और उसे कीनिया में 7 महीने तक बंधक रखा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित की पत्नी ने शिकायत के आधार पर बैंक स्टेटमेंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सबूत के तौर पर प्रदान की हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद के नवादा गांव में दहेज के लिए विवाहिता चंचल की मौत हो गई। चंचल की शादी 2.5 साल पहले मोहित से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते रहे। चंचल को पिछले 5 महीने से कोमा में रखा गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ने के बाद ससुराल वाले उसे घर ले आए थे। चंचल की मौत की जानकारी पड़ोसियों ने दी। उसके भाई धर्मेंद्र और ताई जगरेश ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंपेगी। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।